विज्ञान कक्षा 7 पाठ 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। पाठ के उद्देश्य पदार्थ की अवस्थाएं, उनके निर्माण की मौलिक इकाई, अणुओं तथा परमाणुओं के बीच की दूरी में अंतर का कारण, रसायन की भाषा, तत्वों के संकेत, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्रों से लाभ, अव्ययी तत्व एवं उनके अनुपात। अम्ल, क्षार और उदासीन यौगिकों की अवधारणा। अम्ल, क्षार और लवण की प्रकृति में उपस्थित एवं उपयोग, प्राकृतिक सूचक, उदासीनीकरण एवं उसका दैनिक जीवन में उपयोग। तो पाठ के इन उद्देश्यों के तहत हम लोग इस पूरे पाठ पे चर्चा करेंगे और पाठ के अंत में मैं आपको अभ्यास प्रश्न भी कराऊंगा। बीच बीच में आपके प्रतियोगी जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको भी मैं देता जाऊंगा। तो पूरा वीडियो देखें, बीच में ना छोड़ें। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, पानी, दूध आदि ये सारे पदार्थ हैं। अब पहला पॉइंट आता है कि पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। तो पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम परमाणु या अणु कहते हैं। परमाणु पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। सामान्यतः 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का एक समूह बनाते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु संयोग करके उसका अणु बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलके एक हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। और जब विभिन्न प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो उससे एक यौगिक का अणु बनता है, जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलने से हमारे जल का एक अणु बनता है। 2H+O। 2H का मतलब 2 हाइड्रोजन के परमाणु, O का मतलब ऑक्सीजन का 1 परमाणु, दोनों को मिलाया गया तो हमारा बन गया H2O, यानी कि एक अणु जल का। तो ये हमारा एक तरह का यौगिक है जो 2 अलग अलग परमाणुओं के मिलने से हमारा एक अणु यौगिक का बनता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इस तरह हम कह सकते हैं अणु किसी पदार्थ की संरचना का एक अति सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो दोनों में अंतर समझ लीजिए। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। दूसरा पॉइंट, पदार्थ की अवस्थाएं। जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस की जो अवस्था होती है उसमें कण अत्यंत पास पास होते हैं। यहाँ पे पहले वाले चित्र में देखिए, ठोस के कण बिल्कुल पास पास हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था में कण यानी कि अणु अत्यंत पास पास होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराणु के स्थान, 2 अणुओं के बीच का स्थान कम होता है। द्रव में पदार्थ की द्रव अवस्था में अणु ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, जिसके कारण उनके बीच अंतराणु के स्थान, 2 अणुओं के बीच का स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अणुओं के बीच का जो स्थान होता है उससे उसकी ठोसता, आकृति और उसके आकार में कठोरता आती है। ठोस में यह आकार निश्चित आकार इसीलिए होता है क्योंकि उनके अणुओं के बीच स्थान कम होता है, तो वो खूब घने घने खूब एक दूसरे से चिपके रहते हैं, ठोस हो जाते हैं। और वही द्रव में ये स्थान बढ़ जाता है, यानी कि अणु दूर दूर हो जाते हैं, जिसके कारण वो द्रव अवस्था में आ जाते हैं और वो बहने लगते हैं। गैस में ये स्थान और भी कम हो जाता है, यानी कि अणु और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो
उनके अंदर गैसीय प्रवृत्ति आ जाती है, उड़ने की प्रवृत्ति आ जाती है, तो वो गैस अवस्था में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं तत्व एवं यौगिक की। तो तत्व पदार्थ का वह मूल रूप जिससे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता तत्व कहलाता है। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुण धर्म वाले होते हैं। तत्व में केवल एक ही परमाणु होता है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उस तत्व का एक अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। कई ऐसे भी तत्व हैं जिनका एक अणु उनके एक परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे हीलियम, नियॉन आदि अक्रिय गैसें। तो एक तत्व में समान परमाणु होते हैं और समान अणुओं से एक तत्व बनता है। जैसे यहाँ चित्र में देखिए, तत्व ए और तत्व बी। मान लीजिए तत्व ए हमारा हाइड्रोजन है और तत्व बी हमारा ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के परमाणु हैं, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु हैं। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के अणु हैं और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के अणु हैं। तो ये दोनों हमारे तत्व हैं। अब इन दोनों तत्वों को अगर हम मिला दें तो हमारा बन जाता है यौगिक, जो आगे दिया है यौगिक ए और बी, यानी दोनों को मिला दिया गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो हमारा जल का एक अणु बन गया जिसको हम लोग यौगिक कहते हैं। तो इस तरीके से तत्व और यौगिक में हम लोग अंतर को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम लोग यौगिक की परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है, जो भी चीज़ें मिलाएंगे निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, बिल्कुल आपको कंफर्म होना चाहिए कितना कितना मिलाया जा रहा है। जैसे जल बनाने में दो तत्व हम लोग दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलाते हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलाते हैं, तब जाके हमारा जल का एक अणु बनता है, जिसको H2O कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा यौगिक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे रसायन की भाषा। तो इसमें पहला पॉइंट है तत्वों के प्रतीक। बहुत सारे तत्व खोज लिए गए थे, तो उनके प्रतीक कैसे दिए जाए, कैसे उनको पहचाना जाए। तो सबसे पहले 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। एक वृत्त बना दें और उसके अंदर कुछ आकृति बना के इस तरीके का सुझाव सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया। यहाँ पे याद रखिएगा 1808 में वृत्ताकार संकेत तत्वों के लिए सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया। इसके बाद स्वीडन के जे बर्जीलियस ने सबसे पहले यह सुझाव दिया कि तत्वों के नाम का पहला अक्षर उनका प्रतीक माना जाए। उसी समय अनेक वैज्ञानिकों ने इस सुझाव का कड़ा विरोध किया, किंतु 100 वर्षों बाद आज जो हमारी तत्वों को लिखने की जो प्रमाणित पद्धति है वो यही है। हम तत्वों का पहला अक्षर से उसको लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन में H आता है, सल्फर में S आता है, ऑक्सीजन में O आता है, कार्बन में C आता है। तो यही उसके प्रतीक हो गए। यहाँ पे इस तालिका में कुछ तत्वों के नाम और उनके प्रतीक दिए हुए हैं, जिनको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, तो आगे आपके बहुत काम आने वाले हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अंग्रेजी में भी स्पेलिंग लिखी हुई है, इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन में पहले H आता है, तो उसका जो प्रतीक है, संकेत है, वो H हो गया। कार्बन में C आया तो उसका C संकेत हो गया। फ्लोरीन में F, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, सल्फर का S, एल्युमिनियम का Al। तो पहला अक्षर बड़ा लेंगे, उसके बाद छोटा अक्षर Al। देखिए आर्गन में Ar, यानी कि A बड़ा और R छोटा, Ar। ब्रोमियम का Br, कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, हीलियम का He, मैग्नीशियम का Mg, नियॉन का Ne, सिलिकॉन का Si। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब पहला अक्षर ही प्रतीक में लेना था तो यहाँ पे दूसरा अक्षर क्यों लिया गया है। तो
इसको समझने के लिए आपको ये, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, तो एक नाम का एक प्रतीक हो गया। अब मान लीजिए कोई दूसरा उसी नाम से स्टार्ट हो जाए एच से, जैसे हीलियम है, तो दोनों में अंतर कैसे करेंगे? तो ये अंतर करने के लिए यहाँ पे दूसरे वाले तत्व में हम लोगों ने क्या किया, उसका अगला जो भी वर्ड था उसको ले लिया, वर्ड में जो भी स्पेलिंग थी उसका दूसरा वाला अक्षर हमने ले लिया। जैसे हीलियम में HE हो गया, समझ में आ रहा है? जैसे कार्बन का C हो गया और क्लोरीन का Cl हो गया, तो दोनों में अंतर ये है। ये तालिका बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पे तत्वों के जो अंग्रेजी के नाम हैं उनके अनुसार संकेत को नहीं लिया गया है, यहाँ पे संकेत को उसके लैटिन नाम पे लिया गया है। जैसे सोडियम, तो सोडियम का S या SO होना चाहिए था अंग्रेजी के नाम से, लेकिन नहीं, यहाँ पे इसका जो संकेत लिया गया है वो उसके लैटिन नाम से लिया गया है, और सोडियम का लैटिन नाम है नाइट्रियम, तो नाइट्रियम से आपका Na लिया गया है। दूसरा है कॉपर, कॉपर को क्यूप्रस लैटिन नाम में Cu से लिया गया है। आयरन का फेरम लैटिन नाम है, इसलिए उसको Fe लिया गया है, फेरम से। पोटेशियम को हम लोग लैटिन में कैलियम कहते हैं, इसीलिए पोटेशियम का P ना लेके कैलियम से K लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटेशियम में तो P आता है, तो पोटेशियम का P क्यों नहीं लिया गया, जबकि यहाँ पे इसके लिए K लिया गया? तो उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे कुछ तत्वों के प्रतीक उसके लैटिन भाषा से लिए हुए हैं। इसी तरीके से सिल्वर को अर्जेंटम बोलते हैं, Ag इसका हो जाता है। गोल्ड को आरम बोलते हैं, Au हो जाता है। मरकरी को हाइड्रोएर्गाइरम बोलते हैं, Hg। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तालिका है, इसको आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है प्रतीकों का महत्व। तो किसी तत्व का संकेत निम्नलिखित सूचनाओं को भी व्यक्त करता है, जैसे तत्व का नाम जैसे हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O। तो ये जैसे O लिखा मिलेगा, H लिखा मिलेगा, तो आप तुरंत जान जाओगे उस तत्व का नाम क्या है। दूसरा है तत्व का एक परमाणु। तो जहाँ पे जैसे H2O, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करा के जल बनाते हैं, तो वहाँ पे देखिए H2O, तो यहाँ पे H के साथ 2 लगा दिया, तो इसका मतलब उसके कितने परमाणु उसमें हैं। तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या भी दिखाता है तत्व में। इस प्रकार अब अगला बात करते हैं रासायनिक सूत्र की। तो रासायनिक सूत्र इन तत्वों को ही मिला के बनाया जाता है। जैसे हम लोग H2O हाइड्रोजन को लिखा, तो यही हमारा रासायनिक सूत्र हो गया कि उसमें कौन कौन से तत्व के कितने परमाणु उसमें सहयोग किए हैं। अगला पॉइंट है तत्वों का अणुसूत्र। तो जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी, हाइड्रोजन का जब 2 परमाणु मिलता है तो उसका एक अणु बनता है, यानी कि H + H = H2, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु से हमारा हाइड्रोजन का एक अणु बनता है। तो यहाँ पे H2 जो है ये हमारा हाइड्रोजन का अणु सूत्र है। अणु सूत्र की परिभाषा यहाँ पे देख सकते हैं, किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाली परमाणुवीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र या संक्षेप में सूत्र कहते हैं। यानी कि जिससे अणु सूत्र आपको प्रदर्शित किया जाता है, वही संकेत या वही सूत्र हमारा अणुसूत्र या सूत्र कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन ऐसे तत्व हैं जिनके एक अणु में हाइड्रोजन के समान ही 2 परमाणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन में एक अणु बनाने में 2 परमाणु लगते थे, वैसे ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के एक अणु में 2 इनके परमाणु लगते हैं। तो इसीलिए ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिखते हैं जब एक अणु लिखेंगे, O2 लिखेंगे, नाइट्रोजन को N2 लिखेंगे, क्लोरीन को Cl2 लिखेंगे, ब्रोमीन को Br2 लिखेंगे और आयोडीन का I2 लिखेंगे। तो ये इनके अणु को दिखाता है। लेकिन अगर हम इनके संकेत की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग फिर
ऑक्सीजन का O लिखेंगे, नाइट्रोजन का N लिखेंगे, ब्रोमीन का Br लिखेंगे, आयोडीन का I लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये उस तत्व का संकेत है, जिसे दिखाता है, ये उसका संकेत है, ये परमाणु है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फास्फोरस है। फास्फोरस का संकेत P होता है। तो फास्फोरस का जब एक अणु बनता है तो उसमें उसके 4 परमाणु संयोग करते हैं, तो इसीलिए फास्फोरस के एक अणु को हम लोग P4 से दिखाते हैं। और सल्फर का जब हम एक अणु बनाते हैं तो उसमें सल्फर के 8 परमाणु जुड़ते हैं, तब जाके एक सल्फर का अणु बनता है, तो इसलिए उसको S8 द्वारा दिखाया जाता है। तो ये हमारे ख्याल से आपको अब अणुसूत्र समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बात करते हैं यौगिक का अणुसूत्र। जैसे हम लोगों ने अणुसूत्र देखा, वैसे ही अब यौगिक का अणुसूत्र। यौगिक हमें मालूम है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तो हमारा एक यौगिक का अणु बनता है। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिल के हमारा जल का एक अणु बनता है। तो जल हमारा यौगिक है, तो उसको हम लोग जब लिखते हैं तो लिखते हैं H2O। तो ये हमारा एक अणु बना, यौगिक का ये हमारा एक अणु बना। इसी को हम लोग यौगिक का अणुसूत्र कहते हैं। इसको परिभाषा में यहाँ पे अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, परमाणुवी प्रतीकों का वह समूह जो यह दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किन किन तत्वों के कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं, उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। यहाँ पे एक तालिका दी जा रही है जिसमें यौगिक का नाम, उसका सूत्र, उसमें उपस्थित तत्वों के नाम और उनका संकेत और उनमें परमाणुओं की संख्या दी जा रही है। तो पहला है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं। इसका सूत्र होता है NaCl। सोडियम और क्लोराइड इसमें मिला रहता है और तत्वों के जो इसमें अवयवी हैं उनके संकेत हैं। सोडियम को Na कहते हैं, क्लोरीन को Cl कहते हैं और इनके परमाणुओं की संख्या 1-1 है। ऐसा ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन, C कार्बन हो गया है, O2 ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग कहते हैं H2SO4, इसको गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। इसमें देखिए हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। 3 इसमें तत्व मिल के बना हुआ है। तो हाइड्रोजन को H से लिखते हैं। H पे देखिए 2 लिखा है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु इसमें लगे हैं। सल्फर में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब सल्फर का 1 परमाणु लगा है। और ऑक्सीजन पे 4 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के इसमें 4 परमाणु संयोग करके हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल बना है। तो इस तालिका से आप परमाणुओं की संख्या और उनके अवयव में कौन कौन से तत्व मिले हैं इसको अच्छे से समझ लें। चौथा यौगिक है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं NHNO3। इसमें हाइड्रोजन के 1, नाइट्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 3 परमाणु रहता है। 5वां है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं, CaCO3। कैल्शियम का 1, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु रहते हैं। 6वां है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन का 2 और हाइड्रोजन का 2। चीनी C12H22O11, यहाँ पे कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 परमाणु रहते हैं। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इनका अणुसूत्र, यौगिक सूत्र अच्छे से याद कर लीजिए, उनके नाम। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी चार्ट है, तो इसको अच्छे से याद कर लें। अगला यौगिक है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा कहते हैं। पहले कुओं में पानी साफ करने के लिए डाला जाता था। KMnO4, इसमें पोटेशियम को K से दिखाया गया है, इसका 1 परमाणु है। मैग्नीशियम Mn, इसका 1 परमाणु है और ऑक्सीजन O 4 परमाणु है। अगला है 9 नंबर पे सोडियम कार्बोनेट, जिसको कहते हैं धावन सोडा, Na2CO3। इसमें सोडियम Na 2 परमाणु, कार्बन C 1 परमाणु, ऑक्सीजन O 3 परमाणु। इसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, जो आप घरों में बेकिंग सोडा के रूप में यूज़ करते हैं। ये खोया बनाने में भी यूज़ होता है और खाने में भी यूज़ होता है। तो इसका सूत्र है NaHCO3। सोडियम 1 परमाणु,
हाइड्रोजन का एक परमाणु, कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो इससे आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए और समझ लीजिए। कुछ और भी जाने, किसी तत्व अथवा यौगिक के एक से अधिक परमाणु या अणुओं को दर्शाने के लिए प्रतीक या अणुसूत्र के पहले दर्शाई जाने वाली संख्या लिख दी जाती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 2 अणुओं को दर्शाने के लिए 2H2O लिखा जाता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन के 2 अणु दर्शाने के लिए 2H2 लिखा जाता है और 2 परमाणु दर्शाने के लिए 2H लिखा जाता है। किंतु 2Na सोडियम के 2 परमाणु तथा अणु दोनों को ही दर्शाते हैं, क्योंकि सोडियम एक धातु है जो परमाणु समूह के रूप में पाई जाती है, जो क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। तो यहाँ पे सोडियम का परमाणु और अणु दोनों के लिए 2A लिखा जाएगा, जबकि हाइड्रोजन के परमाणु अगर 2 दिखाने हैं तो 2H लिखा जाएगा और अगर 2 अणु दिखाना है तो 2H2 दिखाया जाएगा। और जल के 2 अणु दिखाना है तो जल हमारा बनता है H2O से और उसके आगे 2 लगा देंगे तो 2H2 हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं, इसमें अंतर आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, तालिका 3.4। इसमें देखिए कुछ पदार्थ लिखे हैं, उनका स्वाद और उसमें उपस्थित अम्ल। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हमें स्वाद में खट्टे लगते हैं। और कोई भी पदार्थ खट्टा क्यों होता है? उसके अंदर एक विशेष प्रकार का यौगिक पाया जाता है जिसके कारण वो खट्टे होते हैं। जैसे नींबू, तो नींबू का रस खट्टा होता है, उसके अंदर खट्टेपन का कारण होता है साइट्रिक अम्ल। ये तालिका बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर पीसीएस में, एसएससी में, बैंक में, हर जगह पे इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एक बार अभी लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो पूछा गया था, तो इसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऐसे ही संतरे के रस में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और इमली और कच्चे आम में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, इनको आप अभी से नोट करके रख लीजिए। अंडरलाइन शब्दों को देखें। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर से बना है जिसका अर्थ है खट्टा। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल कहलाता है। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाला अम्ल प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहलाता है और ये अम्ल बहुत क्षीण प्रकृति के होते हैं। इन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? तो वो जो खाने पीने वाली चीज़ों में पाए जाते हैं, जैसे इमली में, संतरे में, नींबू में, कच्चे आम में। तो ये सारे अम्ल जो होते हैं ये बहुत ही दुर्बल होते हैं, बहुत ही क्षीण होते हैं। इनको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं जो खाने में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिनसे त्वचा जल जाती है। जैसे आपने देखा होगा जो बैटरियों में भरा होता है जिसको तेजाब बोलते हैं, तो वो बहुत खतरनाक होता है। अगर वो आपके शरीर में कहीं लग जाता है कपड़े पे, वो तुरंत जला देता है। तो ऐसे अम्लों को हम लोग खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये सभी आपके प्रबल प्रकृति के होते हैं और इन्हें हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। अब बात तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। तनु अम्ल उसे कहते हैं जिसमें अम्ल में पानी की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, अम्ल की मात्रा कम कर देते हैं, उसे तनु अम्ल कहते हैं। और जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है उसको कहते हैं सांद्र अम्ल। सांद्र अम्लों में पानी की मात्रा बढ़ाकर उन्हें तनु में बदला जाता है। अम्ल को तनु बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पहले पात्र में पानी लेना चाहिए और फिर ड्रॉप से धीरे धीरे उसमें अम्ल डालना चाहिए। अचानक से डाल दोगे तो आग लग सकती है। क्षार, खाने का सोडा Na2CO3 के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच में रगड़े तो साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं भस्म या क्षार या बेस कहलाते हैं। जो भस्म या क्षार जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH, चूने का पानी,
NH4OH। अतः ये सभी क्षार भस्म है, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। अम्ल और क्षार की पहचान करना। अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं जो सूचक कहलाते हैं। इन सूचकों को जब किसी अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिलाया जाता है तो इनका रंग बदल जाता है। लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ी आदि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए प्रायः लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर नीले एवं लाल रंग की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर क्षार के विलयन में डुबोने पर नीला हो जाता है। सामान्य रूप से पाया जाने वाला लिटमस लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ से आपका एक प्रतियोगी प्रश्न बनता है कि लिटमस पेपर किस से प्राप्त किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा आगे की तैयारी के लिए। ये लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों भी सूचक के रूप में प्रयोग होती हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। इस प्रकार हल्दी का चूर्ण भी एक प्रकार प्राकृतिक सूचक है जो क्षारीय विलयनों को लाल कर देता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम लिटमस पेपर को आपको याद करने का एक तरीका बताते हैं कि लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, एक नीला और एक लाल। तो जब नीले कलर का लिटमस पेपर हम अम्ल में डालते हैं तो याद रखिएगा, अम्ल जैसा ही शरीर पे पड़ता है तो वो हमारे शरीर को जला देता है, हमारी त्वचा को जला देता है। तो जलने पे त्वचा कैसी हो जाती है? लाल रंग की हो जाती है, लाल कलर की हो जाएगी। तो इससे याद रखिएगा, अम्ल हमेशा लाल कर देता है लिटमस पेपर को। तो जब आपका लिटमस पेपर लाल हो जाएगा तो आपको मालूम हो जाएगा वो अम्ल है। और क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस पेपर को वो नीला कर देता है। तो यही इसको याद करने का तरीका है। प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर के अतिरिक्त मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोल्फ्थलीन का प्रयोग किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन अम्लीय विलयन में रंगहीन तथा क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। तो आप जब इंटरमीडिएट में जाएंगे या हाई स्कूल में तो वहाँ पे प्रयोगशाला में ये देख सकते हैं। ये कुछ प्रयोग हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। लिटमस पेपर आपको जो है मार्केट में इजीली उपलब्ध हो जाता है। आप इसको जो है टमाटर, नींबू का रस, खाने का सोडा, बोतल पानी, बोतल बंद पानी, सिरका, नमक का विलयन और शैम्पू में डाल के प्रयोग करें। लाल लिटमस को डालें, नीला हो जाता है तो उस पर टिक करें। नीला लिटमस लाल अगर हो जाता है तो इस कॉलम में टिक करें, और लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस कॉलम पे टिक करें। ये प्रयोग आप घर पे करके देखें। कौन से में कौन सा टिक होता है कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएं। क्या होगा जब अम्ल और क्षार को एक दूसरे से मिला के क्रिया कराएंगे? तो जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो वो उदासीन हो जाते हैं, यानी कि इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। यहाँ पे देखिए HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्षार है। दोनों को मिलाया गया तो आपका लवण बन गया NaCl सोडियम क्लोराइड, जल और ऊष्मा H2O पानी और ऊष्मा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जब हम किसी अम्ल और क्षारीय विलयन मिलाते हैं तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं, यानी कि उदासीन कर देते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे लवण कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अम्ल और क्षार मिलाने से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार मिलाने से लवण बनता है। इस क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, अम्ल और क्षार मिलाने से लवण, जल और ऊष्मा बनता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। यहाँ पे घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल, क्षार तथा लवणों का उपयोग दिया जा रहा है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। इसको हम लोग गंधक का अम्ल भी कहते हैं। इसके घरेलू उपयोग तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में इसके उपयोग हैं। जैसे उर्वरक, जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, बैटरियों के निर्माण में, रंग, कागज़
कपड़े आदि उद्योगों में इसका उपयोग होता है। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HNO3, जिसको सोरे का अम्ल भी कहते हैं। इसका औद्योगिक उपयोग बहुत ज़्यादा है। अम्ल राज बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट आदि उर्वरकों के निर्माण एवं सोने चांदी को शुद्ध करने में, पटाखे तथा अन्य विस्फोटक जैसे TNT डायनामाइट विस्फोटक बनाने में। तो जितने भी विस्फोटक बनते हैं सब में इसका उपयोग होता है। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसको नमक का अम्ल भी कहते हैं। ये टॉयलेट की सफाई में उपयोग होता है और औद्योगिक में, क्लोरीन निर्माण में और नमक के शोधन में। तीसरा अगला है एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसको सिरका भी बोलते हैं। अचार बनाने में और दवा बनाने में उपयोग होता है। सेलुलोज एसीटेट फोटोफिल्म के निर्माण में, सफ़ेदा बनाने में भी उपयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं। घरेलू कामों में, बर्तनों की सफाई के लिए होता है। साबुन निर्माण में इसका उपयोग होता है। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं CaO, चूना जिसको कहते हैं। घरों की पुताई में, घरेलू उपयोग होता है। अमोनियम निर्माण में, आयरन के निष्कर्षण में। सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको कॉमन साल्ट या जो हम लोग खाने में नमक यूज़ करते हैं उसको, भोजन में उपयोग होता है नमक के रूप में। ORS घोल में इसका उपयोग होता है। औद्योगिक में, क्लोरीन निर्माण में और साबुन निर्माण में होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसको धावन सोडा भी बोला जाता है, कपड़ों की धुलाई में, कांच के निर्माण में, जल की कठोरता दूर करने में। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, खाने का सोडा इसको बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थों के निर्माण में, ब्रेड केक आदि बनाने में। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, पाचक पदार्थों के निर्माण में इनका उपयोग होता है। तो ये आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप इसको नोट करके रख लीजिए, सभी तत्वों को और उनको क्या बोलते हैं और उनका कहाँ कहाँ उपयोग है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जल्दी से अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी, इसमें 4 उत्तर में से सही उत्तर छांटना है। इनमें से किसमें अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर है बर्फ। अगला है धावन सोडा है। धावन सोडा आपका होता है सोडियम कार्बोनेट, तो इसका पहला आंसर सही है ए, और इसका सूत्र होता है Na2CO3। अगला प्रश्न है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस, जिसको चूने का पानी भी कहा जाता है। तो ये आपका चौथा सही है। गा वाला है इसमें से कौन प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल है आपका नाइट्रिक अम्ल, जिसको हम लोग कहते हैं HNO3 सोरे का अम्ल। अगला प्रश्न है इसमें से कौन सूचक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है द एंटासिड, ये सूचक नहीं है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं। कम से कम 2 तत्वों के संयोग से यौगिक बनता है। गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान नगण्य होता है। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। भस्म का स्वाद कसैला या कड़वा होता है। भस्म पानी में मिलकर क्षार बनाते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अगला प्रश्न है सही और गलत। ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, सही है। तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, गलत है। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजस बल कहते हैं, गलत है। उसको असंजस बल कहते हैं। अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं, सही है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है, सही है। हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है, सही है। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं, गलत। बाकी के प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ से जाके आप नोट कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।